चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के जरूर चेक करें। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपना दूसरा क्लास है। ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोग देखेंगे जाकर के चैनल पर जरूर चेक करिएगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। आपको बताना है कि बिहार के सापेक्ष में है, भारत में बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ठीक है, चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्व और पश्चिम, दूसरा है पश्चिम और पूर्व, तीसरा दिया गया है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। जिस भी क्वेश्चन का आप लोग उत्तर जानिएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम में आपका बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर हो जाएगा और दक्षिण पश्चिम में गोवा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं, अगर भारत के मैप को अगर इस तरीके से हम लोग देखेंगे भारत के मैप को, ठीक है, इस तरीके से यहाँ गुजरात हो जाएगा तो आपको बिहार यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बिहार में अगर उत्तर इस तरीके से हम लोग मैप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको इस साइड उत्तर हो जाएगा, यहाँ पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पूरब हो जाएगा और उधर बार यहाँ दक्षिण हो जाएगा। तो आपसे सबसे पहले जम्मू कश्मीर पूछा गया था। जम्मू कश्मीर को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर देखने के लिए मिलता है। जम्मू कश्मीर आपको उत्तर पश्चिम में यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपसे गोवा पूछा जा रहा है तो गोवा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपको दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, आप लोग इस तरीके से इसको याद रखेंगे और मैप भी आप लोग जरूर देखिएगा, मैप से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन कई देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होती है, सतह क्षेत्र बढ़ता है और लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान बढ़ता है, ठीक है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। चलिए इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। दोनों में कमी होगी तो स्वाभाविक है कि ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है सबसे धीमी हो जाएगी। अगर वाष्पीकरण प्रक्रिया में अगर तेज होता है तो तापमान और सतह दोनों अधिक हो जाएगा। ठीक है, और दोनों अगर कमी होगा तो क्या होगा, सतह और क्षेत्र में दोनों में अगर कमी होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है सबसे धीमी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्थानों, दूरियों और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल और स्थितीय कौशल और ग्राफिक कौशल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाता है। तो कौन सी कौशल कहलाती है, दिशात्मक कौशल कहलाता है, चित्रण कौशल या स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल। चलिए बताइएगा उत्तर इसका क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है दिशात्मक कौशल कहा जाता है। स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष की स्थिति को जब भी हम लोग समझते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो दिशात्मक कौशल कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। पर्यावरण की सिफारिश किस NCF के द्वारा की गई है, तो आपको इसमें से बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, NCF 2005 के द्वारा, NCF 1988 के द्वारा, NCF 2000 के द्वारा या NCF 1975 के द्वारा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NCF 2005 के द्वारा। NCF 2005 क्या कहता है कि क्लास 1 से लेकर के 5 में EVS के विषय को एकीकृत रूप से बताया है। ठीक है, क्लास 1 से 5 के EVS विषय को आपको एकीकृत करने के लिए बताया गया था, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NCF 2005। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती आपको अपने नोट्स में ही बताया था, स्थानांतरित खेती क्या होता है।
ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और चौथा दिया गया है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। चलिए कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। अगर स्थानांतरित खेती की बात करें तो स्थानांतरित खेती जो है आपको झूम की खेती को कहते हैं। झूम की खेती हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, वहाँ भी आप लोग देखे होंगे तो झूम की खेती क्या होती है। ठीक है, स्थानांतरित खेती भी आपसे पूछ सकती है या झूम की खेती भी पूछ सकती है। अब बात करते हैं झूम की खेती कहाँ कहाँ होती है भारत में। भारत में है आपको असम में झूम की खेती देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद मेघालय में और मिजोरम में। ठीक है, लेकिन आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झूम की खेती कहाँ होती है, तो आपको 4 ऑप्शन अगर दिए रहेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको मिजोरम, आपके एनसीईआरटी के बुक से जो है मिजोरम आपका सही उत्तर होगा। इस तरीके से भी आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, नहीं है, इसमें देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, बांध जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक, यह पानी और हवा को दूषित नहीं करता, या पानी और हवा को जो है दूषित नहीं करता है। ठीक, जल विद्युत सुविधा से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। ठीक, चलिए चौथा ऑप्शन है आपका, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी जीवन रेखाओं से अलग करती है। ये बताइएगा क्या होगा उत्तर इसका। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया, कथन सत्य नहीं है, तो इसमें जो है 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपका तीनों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। लेकिन आपका सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते। बांधें जो होती है पर्यावरणीय और सामाजिक समस्या होती है। ठीक है, बांध क्या होती है, तो पर्यावरणीय और सामाजिक समस्या होती है, जिसका ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, बांध जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसें हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सभी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, यहाँ भी आपसे पूछा गया है क्यों नहीं होते हैं। भारत के ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होता है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है। ठीक, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो बताइएगा क्या होता उत्तर होगा इसका। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ठंडे रेगिस्तान, सॉरी बी जो है आपका सही है। ठीक है, यहाँ से नहीं ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो नहीं में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पे होते हैं। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा था इसमें, क्वेश्चन आपसे इसमें नहीं पूछा जा रहा था, नहीं पूछने के लिए ऑप्शन नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हिमालय के वृष्टि छाया में जो है ठंडे रेगिस्तान होते हैं। तो हिमालय जो है मानसूनी बादलों को रोकता है, इसलिए जो है वहाँ पे मानसून का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो आपको बताना है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और क्लोरीन। बताइएगा क्या होगा उत्तर इसका। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है हिमालय के पीले होने का जिम्मेदार है, क्योंकि SO2 जो है अम्लीय वर्षा होती है।
ठीक है। SO2 से जो क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, जिससे जो है संगमरमर जो है पीला पड़ जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, SO2 से जो है अम्लीय वर्षा होती है, जिससे जो है संगमरमर, आपका ताजमहल जो है संगमरमर से बना हुआ है, जिससे वह पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? गोलकोंडा किला पूछ रहा है आपसे, किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश। बताइएगा उत्तर क्या होगा इसका। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश जो है गोलकोंडा किला को बनवाया था। इसके बाद जो है काकतीय राजवंश के बाद जो विस्तार जो किया था कुतुब शाही ने किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कुतुब शाही ने क्या किया था, इस काकतीय गोलकोंडा का विस्तार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार। अदिश राशि पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। तो अदिश राशि आपको अगर याद होगा तो अदिश राशि जो होती है केवल परिणाम दिखाती है, दिशा नहीं दिखाती है। अदिश राशि क्या दिखाती है आपको, परिणाम दिखाती है और दिशा आपको नहीं बताती है। इससे क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान जो है आपको परिणाम दिखाती है, दिशा नहीं दिखाती है। इसलिए अदिश राशि पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्रव्यमान, इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिससे कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, क्या कहलाती है? तो आपसे पूछा जाता है एक ऐसी वस्तु बताइए जिसमें से कोई प्रकाश या किरण नहीं गुजर सकती है, तो वह क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा उत्तर इसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपारदर्शी। अपारदर्शी का में कोई भी किरण प्रकाश जो है आपको पार नहीं करती है। जैसे कि आपका कोई लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गई, दीवार हो गया, दीवार से इस साइड से उस साइड जो है कोई किरण प्रकाश जो है आपकी पार नहीं करती है। तो इसका मतलब ये अपारदर्शी हो गया। ठीक है, लकड़ी हो गया, आपकी दीवारें हो गई, ये सब जो है आपको अपारदर्शी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला का पूरा रूप क्या है? तो आपको बताना है बाला का पूरा रूप क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, मस्तिष्क, सहायता प्राप्त अधिगम, असाइनमेंट। दूसरा है अधिगम सहायक के केंद्र के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। चलिए ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर अगर आप लोग को पता होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, और अगर इंग्लिश में बात करें बाला का फुल फॉर्म आपको हो जाएगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, लर्निंग एड। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसका उद्देश्य जो था स्कूल के भवन को सीखने का साधन बनाना था। ठीक है, स्कूल के भवन जो था उसको जो है सीखने की साधन बनाना था। आप लोग जब देखे होंगे विद्यालय में कि कई तरीके के पेंटिंग बने होते हैं। ठीक है, पेंटिंग बनने का कारण क्या होता है कि उससे जो है बच्चा कई प्रकार के ज्ञान को सीखते हैं। ठीक है, बाला पेंटिंग का यही उद्देश्य था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? आपको बताना है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक का स्पष्टीकरण। ठीक है, दूसरा है विचार और जो अवधारणाएं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञानी द्वारा आयोजित विचार। चौथा है सभी विचारों की दृष्टता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। चलिए बताइएगा क्या होगा उत्तर इसका। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग करता है। करने का मतलब वैकल्पिक ढांचे का है बच्चे जो होते हैं अपने अनुभव से अलग अलग धारणाएं बना सकते हैं। ठीक है, बच्चे होते हैं क्या कि अपने अनुभव से, बच्चों के पास भी अनुभव होता है, वो अपने अलग अलग धारणाएं वो बना सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विचार जो अवधारणाएं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग अलग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती है, यह एक डैश है। तो आपको बताएं महिलाओं
जो होती है पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती है, यह एक डैश है। ठीक है, यह एक क्या है, डैश है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिथ, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िवाद धारणा और अंधविश्वास। चलिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूढ़िवाद धारणा। जो महिलाएं जो होती है पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक रूढ़िवादी धारणा है और यह एक जो सामाजिक सोच है। ठीक है, यह एक सामाजिक सोच है, कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। ठीक है, चलिए, हमने आपको पूरा टोटल जो है आपको 15 के 15 क्वेश्चन ईवीएस का जो भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो सभी आपको हम कराए हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।